रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिफ खादिर खिदमत हूँ और आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगा वो शुगर है, डायबिटीज़ जो कि बड़ों में होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि डायबिटीज़ जो है बच्चों में भी होती है। 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में डायबिटीज़ हो सकती है। लेकिन मैं आज जो शुगर के मतलब बात करूँगा, डायबिटीज़ बड़ों की जो है उसके डायबिटीज़ मेलाइटस के मतलब बात करूँगा। ये है कि जो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ होती है ये आम तौर पे जो है, एक तो होती है जो यूथ होती हैं हमारी, जो 15 से जो 20 साल की उम्र और 20-25 साल की उम्र में भी होती है। इसको मोडी कहते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। उसके बाद मेजॉरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ होती है जो 30 साल से ऑनवर्ड जो लोगों को होती है। उसमें फ़ीमेल भी हैं, मेल भी शामिल होती हैं। और इसमें प्रेग्नेंट खातून जो हामला होती हैं उनमें भी हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, तो इसमें 3 किस्म की ये शुगर की जो बड़ों में होती है उसकी मैंने बताई है। इसमें जो मादा इसको कंट्रोल करता है ग्लूकोज को, वो इंसुलिन है जो पेंक्रियाज से निकलता है, लबलबे से निकलता है। जब उसकी मिकदार जो है वो मुनासिब नहीं होती है जो कि शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सके। ये मैं आपको बताता चलूँ कि शुगर का लेवल जो है ब्लड के अंदर 70 से लेकर 180 तक जिस आदमी को शुगर ना हो वो वहाँ तक होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को शुगर का अर्जा होता है उनकी शुगर हम उस वक़्त कंट्रोल में कहते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल में है अगर वो 70 से लेकर 140 के दरमियान में कहीं भी उनकी शुगर आ जाए तो हम कहते हैं कि भाई योर डायबिटीज़ इज़ अंडर कंट्रोल। तो अब ये है कि इसको हमने कुछ मैनेज करने का तरीका भी है। अब बड़ी तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है और एशियन कंट्री में कुछ ज़्यादा ही है इसकी प्रेवलेंस। और वजूहात तो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें कुछ मौरूसी फैक्टर भी होते हैं और कुछ जो है एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। ये सब मिल मिला के स्ट्रेस का भी इसमें बड़ा रोल है। तो ये मिल के डायबिटीज़ काज करते हैं। इसकी कुछ अलामात मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमारे पास जो मरीज़ आते हैं कुछ उनकी ख़ास अलामात होती हैं कि डॉक्टर साहब रात को हमें 3-4 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, कुछ तो वो होते हैं। और कुछ ये कहते हैं डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रही है कि बड़ी बदन में कमज़ोरी हो गई है और पेशाब भी ज़्यादा आता है। वो जो करेक्टरिस्टिक पिक्चर होती है ना कि जी भूख ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा आता है, वज़न कम होता जा रहा है, इस तरह हमें प्यास भी ज़्यादा लगती है। तो इस किस्म की अलामत जो है मैच्योरिटी ऑनसेट में कम ही होती है। तो जब हम बाज़ मरीज़ जब हमारे पास आता है जी रात को हमें 3-4 बार उठना पड़ता है, जब हम ब्लड उसकी शुगर चेक करते हैं तो देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा है। जब 250 मिलीग्राम पर 100 ml से जो ब्लड शुगर लेवल है जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो पेशाब में आनी शुरू हो जाती है। और पेशाब में भी चेक करने से शुगर उसमें भी आ सकती है। इस तरह हम ब्लड में चेक करते हैं। ब्लड में चेक करने के तरीके मुख्तलिफ है। बाज़ हम लेबॉर्ट्री भिजवा देते हैं, बाज़ हमारे पास जो ग्लूकोमीटर होते हैं हम उनसे चेक करते हैं। अब ये कि अगर किसी को मसला इस तरह का हो जाए, और भी टेस्ट हैं शुगर के कंफर्म करने के, उसमें HbA1c है जो कि 7 तक होना चाहिए। इस तरह ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, वो भी टेस्ट हम लिख देते हैं। लेबॉर्ट्री में होते हैं, लेकिन हमारे पास जो क्लिनिक पे होते हैं हम ग्लूकोमीटर से चेक करके तो हम किसी को बता देते हैं कि भी आपको जो शुगर का आर्जा लाहक है। अब ये है कि इसमें चंद एक बातें जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये है कि अगर किसी को शुगर हो जाए तो अब करना क्या है। हमारे जो मैनेजमेंट प्लान होता है उसमें हम कुछ डाइट के मतलब बताते हैं, कुछ वर्जिश के मतलब बताते हैं, फिर दवाइयों के ऊपर आ जाते हैं। जनरली अगर कोई बंदा ओवरवेट है, देखो इसमें BMI उसको कहते हैं, उसमें जो बॉडी मास इंडेक्स है वो इसका मुखफ़फ़ है BMI। तो आम तौर पे हमारे एशियन कंट्री में ये 18 से 22 तक जो है होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो फिर हम सस्पिशन हो जाती है हमें कि यार तुम्हें आइंदा डायबिटीज़ हो सकती है। तो BMI जो यूरोपियन कोकेशियन कंट्री में है उनमें 25 से लेकर तो 30 तक जो है वो BMI अगर उससे ज़्यादा हो तो फिर हमें सस्पेक्ट हो जाता है कि आइंदा भी आपको शुगर हो सकती है। तो ज़्यादा जो मोटे लोग होते हैं फिर हम उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप कोशिश करें, क्योंकि हमारा एम जो होता है या तो खुराक के ऊपर या फिर अपने वज़न को आइडियल रखने के ऊपर होता है। BMI आइडियल रखने के ऊपर होता है। वो उसी सूरत में हो सकता है अगर कोई बंदा ओवरवेट है तो अपना वज़न कम करे। वो किस तरीके से कर सकता है, डाइट के ऊपर कंट्रोल करे और या एक्सरसाइज। 2 चीज़ें हैं, पहले डाइट है,
डाइट में कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, कौन सी नहीं इस्तेमाल करनी, उसके बाद वर्जिश आ जाती है। देखें, डाइट में सीधा सा कुलिया ये है कि आप जिसको शुगर का आर्जा हो उसको जो है डाइट में सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। फल जो है, अगर कोई भी मौसमी फल है तो एक मुतवसत तबके का जो है, मुतवसत साइज़ का जो है उसको फल, सेब है या केला है एक, या अमरूद है, इस तरह के जो भी फल हो एक हद तक इस्तेमाल करने चाहिए। एक तो हो गया, एक तो फल और सब्ज़ियाँ, दूसरा मीठे मशरूबात जितने भी ये कोको कोला है, पेप्सी है, ये चीज़ें, और फिर इसका बेकरी की चीज़ें, और फिर ये मीठे जो है गुड़, शक्कर, चीनी, इससे बनी हुई चीज़ें, उनसे थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। अब उसके बाद आ जाती है बाकी जो है, इसके बाद तो अगर इससे भी कंट्रोल ना हो, इसमें फिर हम उसको कंट्रोल करने के तरीके मुख्तलिफ हैं कि हम ग्लूकोमीटर से भी चेक करते हैं। इसके अलावा अगर ज़रूरत हो तो HbA1c भी करवा लेते हैं। फिर हम दवाइयाँ जब इसको तजवीज़ करते हैं, दवाइयाँ देने के बाद भी हम यही टेस्ट जो है करते रहते हैं शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए। शुगर के, अगर आपकी शुगर कंट्रोल होगी तो आपके बॉडी के जितने सिस्टम है वो सही काम करेंगे। क्योंकि अगर बॉडी कंट्रोल में नहीं होगी इंसुलिन की कमी की वजह से, तो होगा क्या कि आपकी जो चर्बी है वो घुलनी शुरू हो जाएगी, प्रोटीन, आपके जो लहमियात हैं वो घुलने शुरू हो जाएंगे, और उसकी वजह से सारे पैरामीटर जो है बॉडी का मेटाबॉलिज्म सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे ये होगा कि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाएंगे, और उसमें फिर कोलेस्ट्रॉल की मुख्तलिफ जो है किस्में हैं। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल होते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये इस किस्म की सूरत है। तो अब दवाइयों के मतलब मैं बताऊं कि जब डाइट से या एक्सरसाइज से, अब एक्सरसाइज कितनी करनी है, कम से कम हर आदमी को तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो तेज़ चलना चाहिए। या घर में जो अगर कोई आदमी जोड़ों की तकलीफ में मुब्तला है तो घर में भी वो एक्सरसाइज कर सकता है। लिहाजा फिज़िकल एक्सरसाइज इज़ मस्ट। उसके बाद आ जाती है कि आपने जो अगर इससे डाइट से और एक्सरसाइज से अगर शुगर लेवल जो है नॉर्मल की हद तक नहीं रहता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 70 से लेकर 140 तक शुगर, इसके दरमियान में 70 से लेकर 140 मिलीग्राम पर 100 सीसी ब्लड जो है, इसके ऊपर इतनी शुगर जो है वो मामूल की हद तक इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा होगी तो फिर कॉम्प्लिकेशन उसकी हो जाएंगी। वो कॉम्प्लिकेशन जो है आँखों की भी हो सकती है, गुर्दियों की भी हो सकती है, आसाब की भी हो सकती है, पट्ठों की भी हो सकती है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन फिर आखिर में ब्लड प्रेशर भी बंदे को हो जाता है, और उसमें फिर जो है हार्ट अटैक होने का भी ख़तरा होता है। कुछ फिर लोगों को जो है उनके आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें फिर और भी कॉम्प्लिकेशन है। अब फिर हमने ब्लड प्रेशर को टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि एक तो 140 से ऊपर ना जाए। अब जब हम दवाइयाँ शुरू करते हैं तो दवाइयाँ खाने वाली भी होती हैं, और फिर इंजेक्टेबल, अगर इनसे कंट्रोल ना हो तो फिर हम इंसुलिन पे आ जाते हैं। अब दवाइयाँ खाने वाली वो हैं कुछ जो इंसुलिन को निकालती हैं, उनको हम सल्फोनाइलयूरिया कहते हैं। एक है, सबसे पहले हम अगर कोई बंदा ओवरवेट है तो उसको सबसे पहले मेटफॉर्मिन शुरू करते हैं। मेटफॉर्मिन जो है वो क्या काम करती है, उसके 3 काम हैं। एक तो वो कार्बोहाइड्रेट, निशास्ता जो अंतड़ियों से जज़ब होता है, उसको थोड़ा सा उस पर कंट्रोल रखती हैं। दूसरा जो ग्लाइकोजन की शक्ल में शुगर जो हमारे जिगर के अंदर कंट्रोल होती है, उसको ग्लाइकोलाइसिस को भी रोकती हैं। इस तरह वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी फॉर द ग्लूकोज उसको भी बढ़ाती है कि ग्लूकोज सेल के अंदर दाखिल हो और उसको वो उसकी मेटाबॉलिज्म हो और वो ग्लूकोज यूज़ हो, सेल के अंदर यूज़ हो। तो इस तरह 3-4 काम मेटफॉर्मिन करती है। उसके बाद सल्फोनाइलयूरिया आ जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरे जो है इंक्रीटिन एनालॉग्स आ जाते हैं और DPP-4 इनहिबिटर आ जाते हैं। उनका काम भी यही है कि वही पैंक्रियाज से इंसुलिन निकालना, जिस तरह सल्फोनाइलयूरिया काम करते हैं उसी तरह वो करते हैं। अगर इनसे हमारा टारगेट अचीव ना हो, यानी कि HbA1c जो है वो अगर 7 से नीचे ना आए, 7 तक ना आए, और हमने इसको 3 से 4 माह इस जो ओरल पे रखा उसको और नहीं आ रही, ओरल वाली भी दवाइयों में मेटफॉर्मिन है, फिर सल्फोनाइलयूरिया है, फिर उसके बाद इंक्रीटिन एनालॉग है, फिर उसके बाद DPP-4 है, ये सारे, फिर TZD हैं। तो ये सारे मिला के जो ओरल है, अगर इनसे कंट्रोल ना हो तो फिर हम आखिर में इंसुलिन पे आ जाते हैं। वैसे तो आजकल कहते हैं जी इंसुलिन सबसे पहले शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इंसुलिन अगर हम देंगे तो हमारी इंसुलिन जो पैंक्रियाज के अंदर होगी वो रिजर्व रहेगी, वो आइंदा के लिए जो है हमारे लिए काम आ सकेगी। तो इसलिए आजकल कुछ हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने किस मरीज़ को इंसुलिन देनी है। अगर बंदा ओवरवेट है तो हम ज़रा इंसुलिन उसको बड़ी एहतियात से देते हैं, क्योंकि इंसुलिन की वजह से भी वज़न बढ़ जाता है। ठीक है, तो
अब इंसुलिन जो है उसकी भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, कुछ शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन है, कुछ जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है NPH है, कुछ जो है मिक्स होती हैं, वो उसमें 25-75 होती है, उसमें 50-50 होती है, उसमें 30-70 होती है, मुख्तलिफ़ कैटेगरी की इंसुलिन्स होती हैं, तो वो भी यूज़ होती हैं। तो इस तरह फिर हमारा टारगेट जो है वो इंसुलिन जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर है उसको हमने कंट्रोल में रखना है। अगर वो 140 से ऊपर जाएगा, कईयों के 200-300, हमारे पास कुछ मरीज़ आते हैं जिनके 300 से भी ऊपर होती है, उसका कॉम्प्लिकेशन फिर आपको जल्दी हो जाएंगी, उसमें गुर्दों की कॉम्प्लिकेशन, आंखों की बुनियाई कमज़ोर हो जाएगी, फिर जो पेरिफेरल नर्व जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। इस तरह ये, और खून की नालियाँ जो डिस्लिपिडीमिया हो जाता है उसमें ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ जाते हैं, खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है, स्ट्रोक का ख़तरा बढ़ जाता है, फालज होने का। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी शुगर का लेवल ब्लड के अंदर है उसको कंट्रोल में रखें, अपना एहतियात करें। एहतियात सबसे ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करता हूँ कि मेरी टॉक काफ़ी तुलानी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसमें ज़्यादा इसको कवरेज दिया जाए। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।